बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नीट पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय में नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जिसके बाद सीबीआई ने नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंची जांच की आंच। बिहार, झारखंड, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में जांच। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद अब सीबीआई जल्दी ही इस मामले में अपनी जांच शुरू कर सकती है। क्योंकि इस मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र की पुलिस अलग से जांच कर रही है। राज्यों की पुलिस ने कई कैंडिडेट, सॉल्वर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम इन राज्यों से केस फाइल मांग सकती है और नीट पेपर लीक के सोर्स का पता भी लगाएगी। यही नहीं, नीट पेपर लीक की जांच की जद में जो भी आएगा उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच इस जांच की आंच एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई। खबर है कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। जांच एजेंसियां जल्द ही इनसे पूछताछ कर सकती हैं। यानी अब शिक्षा मंत्रालय हर कदम सावधानी से रख रहा है, क्योंकि एनटीए के डीजी को पद से हटाने के बाद अभी तक उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं की गई है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से उन्हें कंपल्सरी वेटिंग करने के लिए कहा गया है। मतलब साफ है कि शिक्षा मंत्रालय पहले पेपर लीक मामले में एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध सिंह की भूमिका समझेगी, फिर उनको नई तैनाती दी जाएगी। यही सारी डिमांड्स आप लोग की थी भी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी को जो लीड करे वो ऐसा कोई बहुत ही रेपुटेड इंसान हो, जैसे इसरो के एक्स चेयरमैन हो। सीबीआई इंक्वायरी हो, तो अब सीबीआई इंक्वायरी भी आ गई है इसके ऊपर, और एनटीए के चीफ साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेजी से ये सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ। उधर नीट पेपर लीक की जांच में जुटी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई झारखंड के हजारीबाग में सबूतों की तलाश कर रही है। खबर है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। जांच में यह भी पता चला कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को जांच में जो जला हुआ प्रश्न पत्र आरोपी अमित आनंद के घर से मिला था, उसका बुकलेट नंबर 61364888 था। वो इसी स्कूल को आवंटित किया गया था। यही नहीं, बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ के आरोप सामने आ रहे हैं। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है और ओएसिस स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल समेत परीक्षा के दिन तैनात सभी तरह के कर्मचारियों और शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही उस बैंक के मैनेजर, गार्ड और बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी जहां से क्वेश्चन पेपर निकले थे। ईओयू की टीम बैंक के डीवीआर को भी अपने कब्जे में लेगी। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने आरोपियों से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के साक्ष्य भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही ईओयू को जांच के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिले हैं। आरोपियों से मिले सभी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की ईओयू की टीम अब जांच करेगी। सभी एडमिट कार्ड के डिटेल्स खंगाले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ होगी, उनके अभिभावकों से भी पूछताछ हो सकती है। नीट को लेकर अब 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। बिहार ईओयू पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एटीएस भी लातूर और नांदेड़ में जांच कर रही है।
वहीं गुजरात में भी नीट पेपर में नकल कराने वाले गैंग की जांच हो रही है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार में अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है और सबसे पहला मुकाबला स्पीकर के चुनाव को लेकर होता दिखाई दे सकता है। नीट समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर सदन के अंदर घमासान की आशंका है। लोकसभा के पहले सत्र में क्या कुछ खास दिखेगा, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। मोदी सरकार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगुवाई कर रही है। हालांकि 18वीं लोकसभा का स्वरूप पिछले 2 बार से काफी कुछ अलग और बदला है। इस बार विपक्ष भी मजबूत है और कई नए चेहरे सदन के अंदर अपने समाज के मुद्दे और अपनी राजनीतिक विचारधारा के साथ में बोलते हुए दिखाई देंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है और सबसे पहला मुकाबला स्पीकर के चुनाव को लेकर होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में क्या क्या होने वाला है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक 10 दिन में 8 बैठकें होंगी। 24-25 जून को नए सांसदों की शपथ होगी। 26 जून लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 27 जून राष्ट्रपति का अभिभाषण। 28 जून पीएम मोदी मंत्रिमंडल का परिचय देंगे। 1 से 3 जुलाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। सत्र के दौरान संसद के अंदर जो सबसे पहला मुकाबला संभव है वो स्पीकर के चुनाव को लेकर हो सकता है। हालांकि सरकार का पक्ष मजबूत है, लेकिन विपक्ष अड़चने पैदा कर सकता है। 17 और 18 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें लोकसभा स्पीकर को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी चाहती है कि स्पीकर उनकी पार्टी का हो। बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। राजस्थान के कोटा से सांसद बिरला पिछली बार भी लोकसभा अध्यक्ष थे। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के बीच में स्पीकर पद को लेकर मांग उठी थी। बाद में जेडीयू ने घोषणा कर दी कि वो बीजेपी के किसी भी फैसले का समर्थन करेगी। टीडीपी ने एनडीए उम्मीदवार की वकालत की है, यानी अभी खुलकर कुछ भी कहने से परहेज किया है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव पंगा ले रहे हैं पहले दिन से। 10 साल बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलने जा रही है। इस बार 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होगा और पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते और मावलंकर नियम के तहत में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या 543 का 10% यानी कि 54 सांसद होना जरूरी है। 16वीं लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे 44 सांसदों वाले कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं था। 17वीं लोकसभा में 52 सांसदों की अगुवाई अधीर रंजन चौधरी ने की थी। उन्हें भी कैबिनेट जैसा अधिकार नहीं था। हंगामा तो सदन में बहुत सालों से होता रहा है, पर इस बार हंगामे की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस 100 सांसदों के साथ में सदन में पहुंची है, तो साफ है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का अधिकार हासिल कर चुकी है। सदन के नेता यानी कि पीएम के बराबर ही नेता प्रतिपक्ष को तरजीह मिलती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में भी उन्हें शामिल किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि कई अहम मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बेहद अहम शख्सियत होता है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सदन में संभाल सकते हैं। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का?
नई सरकार के पहले संसद सत्र के पहले विपक्ष आक्रामक है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस मुद्दे तैयार कर चुकी है। संसद सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, जिसकी रणनीति पहले ही तैयार हो चुकी है। देखिए, आज एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव पंगा ले रहे हैं पहले दिन से। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? लोकसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया, अब उसका संदेश संसद सत्र के पहले सत्र में मिलने वाला है। क्योंकि नई सरकार के पहले संसद सत्र से पहले विपक्ष भरपूर तलखी दिखा रहा है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और दमखम आजमाइश की संभावना बन रही है। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया। बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। विपक्ष की तरफ से पहले ही ये इशारा कर दिया गया है कि इस बार सत्ता पक्ष को विपक्ष का आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? यानी संसद सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, जिसकी रणनीति पहले ही तैयार हो चुकी है। चाहे यूपी में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर 98 सीट जीतने वाली कांग्रेस, सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तैयार कर चुकी है। सबसे पहला मुद्दा लोकसभा स्पीकर का है। चुनाव के लिए पक्ष विपक्ष में टकराव की संभावना है। उसके बाद नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक पर विपक्षी पार्टियां पहले से हमलावर हैं। बात अग्निवीर योजना की करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा छाया रहा। अब सदन में इस पर संग्राम छिड़ने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहा है। खास तौर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के अलावा आरजेडी और आप नेता एनडीए सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस बार संसद सत्र में अखिलेश यादव की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। अखिलेश यादव अपने सभी 36 सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस दौरान रणनीति तैयार होगी। दूसरी बार सदन में जो देश का मंदिर है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे और जो जनहित की समस्याएं हैं उसके लिए सदन में हम लोग जनता के हकों पर जो हमले हो रहे हैं, अब उसको रोकने के लिए सदन में जो कुछ करना पड़ेगा, मैं अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सदन में करेंगे। हमारा तो संसदीय दिल्ली आ गए तो संसदीय दल के नेता है ही हैं। तो नकली लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम राम को लाए हैं। कैन यू बिलीव, कैन द नेशन विल बिलीव कि ये राम को लाने वाले लोग हैं? राम तो अनाज काल से आए हैं, राम बहुत दिन से आए हैं। और तभी तुलसीदास जी ने लिखा था कि दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। क्या रामचरितमानस आज लिखा गया है? तो ये जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस समय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया देश को, राष्ट्र को, कि हम राम को लाए हैं। राम को लाने वाले नहीं हैं। राम तो अनाजकाल से आए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, राम सबके हैं। लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते। नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या 543 का
10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है और इस बार कांग्रेस के 98 सांसद जीत कर आए हैं। यानी पिछले 10 साल में जो तस्वीर संसद में नहीं दिखी वो नई सरकार के पहले सत्र में देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। प्रोटेम स्पीकर पर सियासी विवाद जो है गहराता जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष ने रणनीति बनाई है। स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा विपक्ष। प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए विपक्ष की रणनीति तैयार हुई है। सिवनी में गौ हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार सख्त है। सीएम यादव ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। मामले में लगातार एक्शन भी जारी है। एडीजी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। देखिए। सिवनी में गौ हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। घटना को लेकर सरकार सख्त है। कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। मामले की जांच के लिए एडीजी, सीआईडी, जबलपुर कमिश्नर और आईजी भी सिवनी पहुंचे। अधिकारियों ने घुमा पलारी घनोरा के घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया। सीएम यादव ने कहा कि एमपी में गौवंश के खिलाफ कानून है और जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश स्तर पर भी कार्रवाई की मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे अपने गोवध अधिनियम हमारे यहाँ लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उस कठोर कार्रवाई की मॉनिटरिंग हम प्रदेश लेवल पे भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इसी के कारण से लगभग हमारे एक माह में 550 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। 7,000 से ज्यादा गोमाता गोवंश को बचाया गया है। सीएम ने बताया कि एक महीने में 550 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 7,000 से ज्यादा गौवंश को बचाया गया। आरोपियों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि सिवनी मामले में भी एडीजी की टीम जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सैकड़ों लोगों पे कार्रवाई की गई है और ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। एक सिवनी में थोड़ी इसकी क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई। गौ हत्याकांड में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बीते दिनों 50 से ज्यादा गायों के शव मिले थे, जिसके बाद लगातार एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्वोत्तर के 2 राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। एक तरफ असम के 30 से ज्यादा जिले पानी पानी हो गए हैं तो कहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में भी कुदरत की मार पड़ी है। ईटानगर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। रिपोर्ट देखिए। असम में बारिश और बाढ़ लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह जलमग्न दिखाई दे रहा है। असम की तो ये हर साल की कहानी है। बाढ़ की विभीषिका देखी जा सकती है। हालात ये हैं कि लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि गांव के गांव, खेत खलिहान सब पानी में डूबे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक तबाही 33 जिले और 1000 से गांव तक फैली हुई है। इस बाढ़ त्रासदी में अभी तक 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 12 जिले तो बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिससे 3 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। असम में 130 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। करीमगंज में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हर तरफ सिर्फ पानी है। करीमगंज में सबसे ज्यादा 2.5 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। करीमगंज में कुशियारा नदी अभी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसके अलावा डिब्रूगढ़, बारपेटा, कामरूप, बाजली, गोलपारा, नागांव, होजई, उदलगुरी, दरांग, नलबाड़ी, कछार बाढ़ की आगोश में हैं। कामरूप जिले में स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ ने 54 लोगों का रेस्क्यू किया है। लोगों को बचाने के लिए नाव का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बाढ़ के बिगड़ते हालातों पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चिंता जताई है। राज्य में 3,995 हेक्टेयर इलाका बाढ़ की वजह से जलमग्न है। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर जाती है। अभी वो उतनी विकराल नहीं हुई है, लेकिन उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। अगर बारिश नहीं रुकी तो हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। केंद्र सरकार लगातार हालात के बारे में जानकारी ले रही है। वहीं पूर्वोत्तर के एक और राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी कुदरत की विनाशलीला दिख रही है। राजधानी ईटानगर में बादल फटने की घटना हुई है। इसके बाद से बाढ़ जैसे हालात हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 415 के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने को कहा गया है। प्रशासन ने 7 जगहों पर राहत शिविर बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही।